हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। करंट अफेयर का एडवांटेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो करंट अफेयर को लेकर आया हूं मैं आज जेएसबीएस फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी दून डिफेंस एकेडमी देहरादून एक नया सेट लेकर आपके सामने। सेट नंबर रहेगा 22। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो करंट अफेयर है वो वीकली आता है, और वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जितने भी इम्पोर्टेंट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्टर बन रहे हैं, वो सारे के सारे जो है हम आपको एक कंबाइंड वीडियो में आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तक हमारा सेट नंबर 21 है ना अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइएगा या अदर इंस्टाग्राम पर जाइएगा, अदर आपका सोशल चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आज आपके सामने सेट नंबर 22 जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके सामने रखेंगे, आप फटाफट से इनको जो है नोट डाउन करिएगा और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है हु हैज़ बिकेम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर लिविंग बिहाइंड विश्वनाथ आनंद। ठीक है ना, यानी विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? पहले विश्वनाथ आनंद जी थे, विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? तो यहां याद रखना कि भारत का जो अभी नंबर 1 खिलाड़ी बना, नाम रहेगा रमेश बाबू। क्या रहेगा? रमेश बाबू परगानंद। ठीक है, रमेश बाबू परगानंद ने क्या किया? नीदरलैंड में आयोजित, कहां? नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स में किसको हराया जी? डिंग लिरेन को पराजित किया। याद रखना, डिंग लिरेन को पराजित किया। ठीक है, कहां? नीदरलैंड में टाटा स्टील आपका मास्टर्स में विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिरेन को पराजित किया। और इस जीत के साथ प्रगानंद विश्वनाथ आनंद के बाद मौजूदा चैंपियन हराने वाले दूसरे भारतीय सेकंड इंडियन बन गए। याद रखना, सेकंड इंडियन। ठीक है, और भारत के जो है नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए, नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए। ठीक है, विश्व आनंद की अगर हम बात करेंगे तो 1991-92 में इनको जो है राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। खेल रत्न, ठीक है, अवार्ड दिया गया था। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम अब चेंज कर दिया है। 2021 से इसका नाम क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया है। 2021 से इसका नाम क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया है। इतनी बात क्लियर हुई? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट लिखा है विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन। ठीक है, यानी यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूक्रेन पर वैश्विक शांति सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको पता है यूक्रेन रशिया के संबंध अभी फिलहाल कुछ सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो यूक्रेन पर एक विश्व शांति शिखर सम्मेलन होना है, और यूक्रेन पर विश्व शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश करेगा जी? स्विट्जरलैंड करने वाला है। कौन सा देश करने वाला है? स्विट्जरलैंड। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की है, जेलेंस्की के अनुरोध पर जो है स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन के लिए तैयार हो गया, इस मध्यस्थता के लिए तैयार हो गया। ठीक है, यूक्रेन ने अपनी सेना भेजी थी कब? 2022 में, 2022 में कहां भेजी थी? रशिया में, है ना।
और रशिया में जब दोनों देशों के बीच जो है तभी से जो है क्या हो गया था, तभी से रिश्ते खराब होने लग गए थे। ठीक है, तो अभी कौन सा देश करेगा मेजबानी, कौन सा देश करेगा, आप लिखेंगे स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा एडिशन है या कौन सी जनरल असेंबली है, 12वीं है। कौन सी है जी, 12वीं जनरल असेंबली है। पीस बिंग हेल्ड, यानी शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का आयोजन किया गया। कहां किया गया है, फटाफट से बताएं कहां किया गया है। हाँ जी, काठमांडू में किया गया है, कोलंबो में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है या ढाका में किया गया, फटाफट से बताएं। 12वां जो है जनरल असेंबली है, 12वां आपका सम्मेलन है। ठीक है, 12वां सम्मेलन है। तो अभी जो है ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, कौन, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इस जनरल असेंबली में बुद्धिस्ट महासभा के द्वारा जो है बौद्ध धर्म में जो 4 महान सत्य है ना, अष्टांगिक मार्ग है, अहिंसा है, ठीक है, लोगों को मार्गदर्शित करना है। ठीक है, इनकी ओर मार्गदर्शित करना है। ठीक, और इसकी शुरुआत मानी गई है 1969 से। 1969 में खम्बो लांबा सामाजिक गोम्बो जोब के अनुरोध पर पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अहिंसा का रास्ता बताता है, याद रखना। ठीक है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य आपने पढ़े हैं, अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो उनके बारे में जो है ये सम्मेलन जो है लोगों को मार्गदर्शित करता है। क्लियर, तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। Who was the awarded the Best FIFA Means Player Award? Best FIFA Means Player Award। ठीक है, यानी क्या है फीफा, बोलो फीफा क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा मीन्स फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का हेडक्वार्टर, जो फीफा है इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां है, ज्यूरिच में है। कहां है, ज्यूरिच में है। हेडक्वार्टर कहां है जिसका, ज्यूरिच में है। और ज्यूरिच कहां है, स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिच कहां है, स्विट्जरलैंड में। इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा के करंट प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट से बताओ, बताओ। तो करंट प्रेसिडेंट है जियानी, करंट प्रेसिडेंट फीफा के जियानी इन्फेंटो है, इन्फेंटिनी, फेंटिना लिखना, इन्फेंटिना या इन्फेंटिनो लिख सकते हैं आप, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटालियन है, इटली से बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिच में है। ठीक है, और अभी पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी किस, जिसे सम्मानित किया गया, वो है अर्जेंटीना का प्लेयर, कौन, अर्जेंटीना का प्लेयर लियोनेल मेसी। ठीक है ना, लियोनेल मेसी को जो है एक बार फिर फीफा मेंस प्लेयर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आपको पता है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस को हराकर किसने ले गया था, अर्जेंटीना ने। फ्रांस को हराकर किसने ले गया था, अर्जेंटीना ने। और लियोनेल मेसी लगातार पिछले 4 वर्षों में यह तीसरी बार है जब ये अवार्ड से इनको जो है नवाजा गया, याद रखेंगे। क्लियर हुई बात, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी डिसकमीशन्ड रिसेंटली
हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सेवा मुक्त हो गया है? कौन सा जहाज सेवा मुक्त हो गया है? तो यहां पर देखें, रिसेंटली इंडियन नेवी क्या, कौन सा, चीता, चीता है, गुलदार है एंड कुंबीर हैव बीन डिसकमीशन्ड आफ्टर 4 डिसीज। ठीक है, यानी भारतीय सेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंबीर को 4 दशकों की शानदार सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इन जहाजों को कब कब लाया गया था इंडियन नेवी में? 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में इनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, और डिग्निया शिपयार्ड में इनका जो है, पोलैंड के डिग्निया शिपयार्ड में जो है इनका निर्माण किया गया था। यह भी आपको याद रखना। ठीक है, डिग्निया शिपयार्ड में। क्लियर हुई बात? चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर है बी, चीता। लेकिन चीता के साथ साथ गुलदार भी है और कुंबीर भी है। इन 3 जहाजों को जो अभी डिसकमीशन किया गया। विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ऑफ लिथियम? यानी भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वैसे आप जानते हैं कि लिथियम के जो भंडार है, आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर देखेंगे चिली और बोल्विया है। चिली बोल्विया देश में बहुत सारे लिथियम के भंडार मिलते हैं, और चिली बोल्विया के साथ साथ एक और देश है इसमें, अर्जेंटीना। इन तीनों देशों की बात करेंगे तो सबसे बड़े भंडार यहीं पर मिलते हैं। तो लिखा है, समझौते के तहत मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज की और खनन करेगा। अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यह ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राजील है, उसके बाद क्या है? अर्जेंटीना है। तो अभी अर्जेंटीना के साथ जो है क्या किया भाई? भारत ने लिथियम खोज और खनन पर, यानी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग पर जो है अभी हस्ताक्षर किए हैं। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुत्या। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुत्या इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? यानी अयुत्या नाम से भारतीय नौसेना और किस देश के साथ जो है, किस देश की नौसेनाओं के बीच एक समुद्री अभ्यास है? तो याद रखना, थाईलैंड और भारतीय नौसेना के मध्य जो है अयुत्या नाम से जो है क्या चलाया गया? नौसेना अभ्यास। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय, है ना, क्या है? पहला द्विपक्षीय, फर्स्ट टाइम। ठीक है, अयुत्या आयोजित किया गया था। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसेना अभ्यास में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज, याद रखना, कुलिश और INLCU 56 ने भाग लिया है। किसने? INLCU 56 और उसके साथ साथ क्या? कुलिश। इन 2 जहाजों ने जो है भाग लिया है। यह भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अभी किसने सुरक्षित आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव लॉन्च किया है? यानी संभव किसके द्वारा लॉन्च किया है? ठीक है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन कोस्ट गार्ड? तो संभव नाम से जो है एक इकोसिस्टम, मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। इसका आंसर है इंडियन आर्मी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में एक ऐसे मोबाइल इकोसिस्टम लॉन्च किया है जो अपने ऑफिसर्स को देंगे। ठीक है, आर्मी अपने ऑफिसर्स को देगी। लगभग इस इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या होगा कि आर्मी के अफसरों के में या आर्मी के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो एक तो बोल सकते हैं उसको जो है बेहतर बनाया जा सके, और दूसरा
ये जो कम्युनिकेशन है ये थर्ड पर्सन तक ना पहुंचे, यानी इसमें हमारा तुम्हारा कोई रोल नहीं है। जो मोबाइल ऐप या जो मोबाइल में जिस सिस्टम को हम आम आदमी यूज करते हैं उससे बिल्कुल हटके होगा, ठीक है। और ये इक्विट सिस्टम जो है डेवलप किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा। आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा जो है ये इक्विट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और ये 5G तकनीकी पर आपका जो है विकसित किया जा रहा है। 5G याद रखना, ये 5G तकनीकी पर जो है विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और इस इकोसिस्टम पर, इस मोबाइल इकोसिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी का कंट्रोल होगा। इतनी बात समझे, आर्मी का कंट्रोल होगा। तो योगदान किसका है? आईआईटी मद्रास का है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। आपको पता ही है कि हर साल भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडियन आर्मी डे की अगर शुरुआत करते हैं तो इस दिन, इसकी स्थापना 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख जनरल के.एम. द्वारा, है ना, के.एम. द्वारा की गई थी। यह करियप्पा की नियुक्ति की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। के.एम. जो करियप्पा थे, भारतीय प्रमुख जनरल, है ना, सेना के जो है भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल थे, उनकी वर्षगांठ पर मनाया गया। 2024 में जो इसकी थीम रखी गई थी, थीम क्या रखी गई थी? राष्ट्र की सेवा, यानी इन सर्विस ऑफ द नेशन। ये थीम जरूर याद रखेगा। 2024 में आर्मी डे की थीम रखी गई थी इन सर्विस ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की सेवा में। क्लियर हुई बात? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और 1949 में पहला आर्मी डे के.एम. करियप्पा की वर्षगांठ में मनाया गया था, ठीक है। फास्टैग रिसेंटली सीन इन द न्यूज वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। यानी हाल ही में खबरों में देखा गया कि फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर काम करता है। आप जानते हैं कि फास्टैग क्या होता है? फास्टैग ऐसी तकनीकी है जब आप कहीं जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या अपनी स्टेट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा बीच में टोल टैक्स पड़ता है ना, टोल पड़ता है, जहां पर आपको एक टाइप से टैक्स पे करना पड़ता है। जनरली अगर हम आम दिनों की बात करते हैं तो टोल वाले में इतनी भीड़ नहीं होती है, बट जब पीक पॉइंट होता है ना, छुट्टियों का टाइम होता है या कभी भी दिन दोपहर में होता है, तो पीक टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा रश होता है। रश का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जाम की जो कंडीशन बन जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए या फिर इससे जो है इस डिस्टर्बेंस से सॉर्ट आउट करने के लिए जो है एक फास्टैग की शुरुआत हुई है इंडिया में, ठीक है। फास्टैग का मतलब है कि आप जल्दी से अपना जो है एक बारकोड टाइप में लगा रहेगा, है ना, QR कोड में लगा रहेगा, आप फटाफट से उसको जो है स्कैन करके जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, टोल कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है जो रिसेंटली किस तकनीकी पर काम करता है? तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में टोल भुगतान के लिए RFID तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा देते हुए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाहन एक फास्टैग, वन व्हीकल वन फास्टैग। याद रखना, वन व्हीकल वन फास्टैग योजना की शुरुआत की है। वाहनों के बीच गैर हस्तांतरणीय फास्टैग राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सदस्य बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। यह आपको याद रखना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है पर ये काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है पारसी, यानी जिसको हम पर्शियन बोलते हैं। रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री, यानी फारसी जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश की आधिकारिक भाषा है? किस देश की आधिकारिक भाषा है? ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। किस शेड्यूल का पार्ट है ये? अगर हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो कौन से शेड्यूल में आता है, कौन से अनुसूची में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज?
ऑफिशियल लैंग्वेज अनुसूची में आता है, कौन सी भाई, 8th अनुसूची में आता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहां पर किस देश, इंडियन नहीं पूछा है, किस देश की पूछा है, तो आंसर होगा इसका क्या, ईरान होगा। आंसर क्या होगा, ईरान होगा। यहां पर एक चीज कह रखी है कि भारत के विदेश मंत्री ने खुलासा किया, ठीक है, आप जानते हैं विदेश मंत्री कौन है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कि फारसी को अब नई शिक्षा नीति के तहत भारत में 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 9 शास्त्रीय भाषाओं के रूप में, यानी जो पर्शियन है इज नाउ क्लासिफाइड एज वन ऑफ इंडियन 9 क्लासिकल लैंग्वेज। अब क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें शामिल किया गया, ठीक है। इनमें से लिखा भारत में वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनमें से कौन कौन सी है, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है ना। जबकि 2020 में कहा गया था कि इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत उनकी समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाएगी। यानी 2020 में पाली, फारसी और प्राकृत को भी शामिल करने की बात की थी, तो इसमें क्या, फारसी भी आ गई। तो वर्तमान में कितने क्लासिकल लैंग्वेज है, 9 क्लासिकल लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। और ये कहां की है, ईरान की है। पर्शियन कहां की है, ईरान की है। फिर लिखा है ऑन विच डेट ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व इन इंडिया, किस दिन को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो वीक होता है ना, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस एक सप्ताह होता है कि जो 10 से लेकर 16 जनवरी का हो गया, 10 से लगभग 16 जनवरी का जो है एक सप्ताह होता है, ठीक है। फिर भी यहां पर 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाया गया, कब, 16 जनवरी को, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ, है ना, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 10 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह के रूप में मनाए जाने के लिए नामित किया है, क्लियर हुई बात। थीम स्टार्टअप अंतः संभावना, थीम क्या आती है, स्टार्टअप अंतः संभावना को अनलॉक कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम है वो याद रखना, ठीक है। स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट, ठीक है ना, पोटेंशियल, ये याद रखना, ठीक है। ये इस बार की क्या है, थीम है। और लिखा है कि भाई आर्थिक क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे सराहना की जाए, कैसे नए नए क्षेत्रों में जो है अपने आप को ग्रो करें, है ना, अपने आप को जो है आगे बढ़ाए, ठीक है। तो ये इस स्टार्टअप का जो है मेन उद्देश्य है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट है पुंगनूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पुंगनूर गाय, पुंगनूर काउ रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज नेटिव टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पुंगनूर जो हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत के किस राज्य की मूल निवासी है। पुंगनूर एक टाइप की बहुत छोटी प्रजाति है गायों की, छोटी प्रजाति है, और छोटी प्रजाति के साथ साथ इनकी जो हाइट लगभग 70 to 90 सेंटीमीटर के आसपास है, वजन 200 किलोग्राम से भी कम होता है, ठीक है ना। सूखे के प्रति अपनी लचीलेपन के लिए जाने जाने वाले वे कम गुणवत्ता वाले चारे को अपना लेते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं होती है, तब भी ये चारा जो है खा लेते हैं। पोषक तत्वों में भरपूर ईट वसा सामग्री वाले दूध का उत्पादन करते हैं, ठीक है, अच्छा खासा दूध देती है। लेकिन ये किस बोल सकते हैं स्टेट्स में, या किस राज्य की ये मूल निवासी है, किस स्टेट से ये बिलोंग करती है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसमें, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर होने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्रा मिसाइल विच वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज, ठीक है। अस्त्रा मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, किस प्रकार की मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस है, या सरफेस टू एयर है, ठीक है। अस्त्रा मिसाइल जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल है। क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ए। आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला इसका ए, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है जी।
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में हैदराबाद में भारत के डायनेमिक्स में भारतीय वायुसेना को स्वदेशी रूप से विकसित एक्स्ट्रा मिसाइल की डिलीवरी की शुरुआत की है। आंसर होगा द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस रिसेंटली इनिशिएटेड द डिलीवर्ड ऑफ, कहां लिखा है, डेवलप बाय अस्त्रा मिसाइल इंडियन एयरफोर्स। कहां से? इसका इन हैदराबाद, ये हैदराबाद वाला याद रखना है, ठीक है। तो हाल ही में हैदराबाद के भारत डायनेमिक्स ने जो है इंडियन एयरफोर्स को, किसको दिया है? इंडियन एयरफोर्स को अस्त्रा मिसाइल डिलीवर्ड कर दिया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। 8 से 110 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है ये। 4.5 मैक आपकी इसकी गति से जो है ये आपका चलती है, और इसमें स्थानीय रूप से विकसित ज्ञान बैंड सक्रिय रडार, ठीक है, ज्ञान बैंड सक्रिय रडार मार्गदर्शन प्रणाली और 50 किलोग्राम वारहेड की सुविधा भी है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एयर टू एयर है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई मिसाइल कैसी है? एक्स्ट्रा मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली है, सरफेस से सरफेस में, तो आपका होगा हवा से हवा मार करने वाली। नेक्स्ट है कच्ची खरेक। कच्ची खरेक जिसको डेट्स बोलते हैं, which has recently received a geographically indicate GI tag, है ना, belongs to which states? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GI टैग, ठीक है, ज्योग्राफिकली इंडिकेशन मिलता है GI टैग। अगर हम GI टैग की बात करते हैं तो GI टैग एक एक्ट आया था 1919 में। 1919 में एक एक्ट के तहत GI टैग की शुरुआत भारत में होती है। GI टैग की शुरुआत भारत में होती है, बट ये लागू या ये प्रभावी हुआ 2003 से, 2003 से जो है इसको लागू किया। GI टैग 2003 से लागू हुआ, लेकिन एक्ट आया था, एक्ट बना था कब? एक्ट बना था 1999 में, ठीक है। भौगोलिक संकेत अधिनियम आया था कब? 1999, जिसको प्रभावी रूप से लागू किया गया 2003 से। अगर फर्स्ट GI टैग की बात करते हैं, फर्स्ट GI टैग भारत में, फर्स्ट GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था। फर्स्ट GI टैग किसको मिला था जी? दार्जिलिंग चाय को मिला था। दार्जिलिंग चाय याद रखना, कब मिला था? 2004-5 में दार्जिलिंग चाय को मिला था GI टैग, फर्स्ट GI टैग। क्लियर हुई बात? यस, है ना। तो याद रखना, ये अभी जो कच्ची खरेक है, कच्ची खरेक जिसे हाल ही में भौगोलिक GI टैग प्राप्त हुआ, वो किस राज्य से संबंधित है? खरेक मतलब जो खजूर है, ठीक है। तो खजूर, कच्छ के जो देसी खजूर है, कच्छ मतलब कहां? गुजरात। कच्छ के देसी खजूर को, जो कि सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है गुजरात की, दूसरा भौगोलिक संकेत टैग हासिल किया है। कच्छ में 400 से 500 साल पुराने, है ना, ताड़ के पेड़ों की उत्पत्ति संभवतः मध्य पूर्व में हज से लौटने वाले निवासियों द्वारा फेंके गए बीजों से हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो मध्यकाल में जो है हज की यात्रा करते थे, वहां से लाए गए जो खजूर है, उनको जो बीज थे वो फेंके गए कच्छ के क्षेत्रों में जो है, लगभग उन्हीं की जो उपज है वर्तमान में जो खजूर की खेती की जाती है, ठीक है। और भारत की कुल खजूर की खेती में 85%, है ना, योगदान भारतीय खजूर का है। 85%, ये भी आपको याद रखना। 85% ऑफ टोटल डेट्स, ठीक है, याद रखना। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर द कुंभ मेला, इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गंगा सागर मेला, ये बोला आफ्टर द कुंभ, कुंभ यानी महाकुंभ होगा, ये महाकुंभ, कुंभ नहीं बोलेंगे, महाकुंभ बोलते हैं। और ये महाकुंभ 4 जगहों पर लगता है भारत में। एक तो लगता है हरिद्वार, हरिद्वार के बाद कहां लगता है भाई? प्रयागराज, प्रयागराज के बाद कहां लगता है ये बोलो? उज्जैन, और उज्जैन के बाद कहां लगता है ये? नासिक, ठीक है, उज्जैन के बाद कहां लगता है? नासिक। 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है। हरिद्वार में जो महाकुंभ लगेगा वो गंगा नदी पर लगता है, गंगा नदी के तट पर, गंगा,
प्रयागराज में कॉन्फ्लुएंस पर लगता है, संगम पर लगता है। और संगम आपको पता है किस किस का है, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, त्रिवेणी है। और उज्जैन पर जो लगे वो क्षिप्रा नदी पर लगेगा। किस पर? क्षिप्रा नदी के संगम, क्षिप्रा। और नासिक में गोदावरी, ये भी आपको याद रखना है, नासिक में गोदावरी। क्लियर है बात? तो यहां पर इन महाकुंभ के बाद गंगा सागर एक दूसरा बड़ा मेला माना जाता है भारत में। कुंभ मेला के बाद मकर संक्रांति पर लगता है। गंगा सागर कहां है? वेस्ट बंगाल में। गंगा सागर कहां है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, गंगा सागर वेस्ट बंगाल में है। सागर द्वीप आपने नाम सुना होगा, न्यूमूर द्वीप और सागर द्वीप। न्यूमूर द्वीप और सागर आइलैंड के पास लगता है ये। ठीक है, याद रखना, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? उसी के मुहाने पर which initiative was recently launched by Prime Minister Narendra Modi to promote cleanliness at the pilgrims sites। ठीक है, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? कौन सी पहल शुरू की गई भाई? लिखा है स्वच्छ तीर्थ यात्रा परियोजना, स्वच्छ मंदिर अभियान, स्वच्छ भारत पहल या पवित्र स्थल स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, तो फटाफट से बताएं। कल 22 जनवरी को, है ना, अयोध्या में जो है राम मंदिर का जो है इनॉग्रेशन हुआ। तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के तहत भारत में जो है स्वच्छ मंदिर कैंपिंग की शुरुआत होती है। स्वच्छ मंदिर कैंपिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, मोदी जी द्वारा जो पहल शुरू की गई थी, स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक से पहले स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए एक पहल का आह्वान किया है कि अयोध्या भारत का सबसे स्वच्छ शहर होगा। यह आपको याद होना चाहिए। अयोध्या के बारे में जितने भी फैक्ट हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश अ बुक टाइटल मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो लिखा हुआ हाल ही में किस प्रिंटिंग प्रेस ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक प्रकाशित की है? एनर्जाइजिंग ग्रीन फ्यूचर, तो यहां लिखा है किसने की भाई? जल्दी से बताएं। हाँ जी, ये जैसे कि आप बुक में देख पा रहे हैं, फटाफट से बताएं। यह पुस्तक टिकाऊ भविष्य के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की दृष्टिकोण की पड़ताल करती है। आर.के. पंचनंदा, याद रखना, आर.के. पंचनंदा और विवेक देवराय जैसी उल्लेखनीय हस्तियों के द्वारा यह बुक संपादित की गई है। किस किस के द्वारा? एडिटेड बाय नोबल फिगर्स लाइक आर.के. पंचनंद एंड विवेक देवराय। ये तो याद रखना ही आपको। ठीक है, यह भारत की पर्यावरण नीतियों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो पीएम मोदी के मार्गदर्शक और वैश्विक पर्यावरण आंदोलन में देश के नेतृत्व को प्रदर्शित क्या करेगा? करता है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा पेंटागन प्रेस। आंसर क्या होगा भाई? पेंटागन प्रेस। ठीक है, इसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा है विच इज द नेम ऑफ द गाइडलाइन इशू बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इन इंडिया इंस्टिल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश का क्या नाम है? दिशा निर्देश का क्या नाम है? यूजीसी द्वारा नया दिशा निर्देश की बात हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने मूल्य प्रभा क्या 2.0 दिशा निर्देशों के माध्यम से उच्च शिक्षा में मूल्यों नैतिकता को बढ़ावा दे रहा है। मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के लिए उद्देश्य से यह
पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही पर जोर देते हुए मूल्य आधारित संस्थानों का निर्माण करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूल्य प्रभाव 2.0 लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है भाई। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड? है ना, अर्जुन अवार्ड भी किसमें भी? घुड़सवारी खेल में। ठीक है, घुड़सवारी खेल इक्विस्ट्रेन स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, किसको मिला है? और टोटल अर्जुन अवार्ड अभी रिसेंट में 2020 टोटल अर्जुन अवार्ड कितने प्लेयर को मिला है? टोटल अर्जुन अवार्ड कितने प्लेयर को मिला है? फटाफट से बताएं आप। आपको पता है अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत स्टार्ट 1969 में होती है। ठीक है, तो अभी घुड़सवारी के क्षेत्र में पहली बार किसी महिला को मिला है दिव्य कीर्ति सिंह। किसको मिला है? दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। ठीक है, जैसे हमने क्रिकेट में लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि क्रिकेट के लिए मोहम्मद सामी, बैडमिंटन के लिए 2 खिलाड़ियों को नामित किया गया है ना, आपको पता है। तो वहीं एकमात्र प्रतिनिधि सिंह ने जर्मनी में हैगन के हाफ कैसलमैन ड्रेसेस यार्ड में 3 साल का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रियाद, सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेस प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किया है ना, इंडिविजुअल। तो याद रखना दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विच 2 कंट्रीज एंड साइंटिस्ट ज्वाइन इंडियाज 43 अंटार्कटिक है ना एक्सपीडिशन? भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन 2 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए? ठीक है, किन 2 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो किन 2 देशों के वैज्ञानिक है? एक तो मॉरिशस और एक बांग्लादेश। ठीक है, मॉरिशस और बांग्लादेश, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के नेतृत्व में भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक्यों को शामिल किया गया है, जो ध्रुवीय अनुसंधान के लिए वैश्विक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति का संकेत देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि भाई अंटार्कटिका के अंदर हमारे कितने रिसर्च सेंटर मौजूद हैं? ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि दक्षिण गंगोत्री है, भारती है, मैत्री है। ठीक है, तो बट अभी करंट में जो है कितने प्रोसेसिंग में है, यानी कितनों पर जो है अभी काम चल रहा है? क्या तीनों जो है एक्टिव है, सक्रिय है, या फिर कोई एक जो है उनमें से अभी काम नहीं कर रहा है? ये आपको बताना है। According to 2024 Henley Passport Index, what is the rank of India out of 199 countries? यानी 2024 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 199 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत ने अपनी कुछ रैंकिंग सुधारी है ना, और 3 पायदान थोड़ा सा आगे खिसक गया है। तो अभी भारत जो है 80th पोजीशन पे, 80वें भारत की जो रैंक मिली है ना, वो मिली है कितनी? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 80वीं रैंक मिली है। ठीक है, 80वीं रैंक मिली है। और टॉप पर अगर बात करते हैं कि टॉप रैंक पर कौन बैठे हैं, टॉप रैंक पर पहले से जो बैठे हुई है, एक तो जापान है इसमें, और जापान के साथ साथ सिंगापुर है। क्या है? सिंगापुर है। तो भारत अभी कौन से नंबर पर है? भारत अभी कौन से रैंक नंबर पर है? 80 पे है, जबकि 2023 में 3 रैंक की वृद्धि है। 2023 में ये, इसका मतलब 83 पे था, अब 3 रैंक पे जो है आगे बढ़ गया है और अभी 80 पे पहुंच गया है। इतनी बात क्लियर हुई? 80 पर पहुंच गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में जापान है, सिंगापुर है, फ्रेंच है, जर्मनी है, इतावली है और स्पेन है, स्पेनिश है। ये सबसे मजबूत पासपोर्ट माने गए हैं। ठीक है, तो याद रखने, तो भारत अभी कौन से नंबर पे है? 80 पे है। क्लियर? तो ये थे बच्चों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनको एक बार दोबारा से रिपीट करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। करंट अफेयर पढ़ते रहे, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहे। जो यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ एकेडमी में पढ़ते हैं, उनको तो वीकली मिलता रहता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद। Kindly subscribe
D-Day YouTube channel, and don't forget to press bell icon.